सर सुनो, इस चैप्टर में अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं? करंट के बारे में पढ़ लिया, पोटेंशियल पढ़ लिया, रे डायग्राम्स पढ़ लिए, ओम्स लॉ पढ़ लिया, कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ लिया, उसके क्वेश्चंस कर लिए। इस चैप्टर का ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक है क्या? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमने जब रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था, हमने देखा था कि जितने भी आपके सब्सटेंसेस है वो क्या ऑफर करते हैं? रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, जिसकी वजह से करंट को फ्लो करने में प्रॉब्लम होती है। कंडक्टर्स थोड़ा कम रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, इंसुलेटर ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस सबको ही ऑफर करता है। रेजिस्टेंस की वजह से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें? हीट एनर्जी में। उसी को हम क्या बोलते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सर देखना, वी नो दैट अ बैटरी और अ सेल इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये तो हमें पता ही है। Chemical reactions within the cell generates the potential difference between the two terminals that sets the electrons in motion. Flow of current through a resistor or a system of resistors connected with the battery, ये तो हमें पता ही है। जब भी आप किसी भी सेल या बैटरी को किसी भी सर्किट के थ्रू कनेक्ट करते हो तो उसके थ्रू क्या फ्लो करता है? करंट फ्लो करता है। We have also seen that to maintain the current, the source has to keep expending its energy. Where does this energy go? A part of the source energy in maintaining the current. एक जो पार्ट है एनर्जी का जो आप प्रोवाइड कर रहे हो वो किस में यूज हो रहा है? करंट को मेंटेन करने में। बाकी क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है किसमें? हीट एनर्जी में, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द गैजेट। आपने देखा होगा, अगर आप किसी भी अप्लायंस के थ्रू किसी भी गैजेट के थ्रू करंट पास करते हो तो वो थोड़े टाइम में हीट अप होने लगता है, उसका टेम्परेचर धीरे धीरे राइज होने लगता है। आपके मोबाइल फोन्स, आपके फैन, टीवी, सब होता है। फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, we often observe this in our everyday life. For example, an electric fan becomes warm if used continuously for a longer time. On the other hand, if the electric circuit is purely resistive, that is a configuration of resistors only connected to the battery, the source energy continuously gets dissipated entirely in the form of heat energy. अगर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है तो उस केस में जितना भी आप करंट पास कर रहे हो वो किस में कन्वर्ट होता जा रहा है? हीट में कन्वर्ट होता जा रहा है। दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दिस इफेक्ट इज यूटिलाइज्ड इन डिवाइसेस सच एज इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन एटसेट्रा। जितने भी आपके अप्लायंसेज हैं जो हीटिंग इफेक्ट पे काम करते हैं उनमें ये फिनोमिना ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि उनमें जितना भी आप इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हो वो सब किस पे कन्वर्ट कर देते हैं? हीट एनर्जी में। आपके इलेक्ट्रिक टोस्टर, गीजर, आयरन, ओवन, ये सब सब क्या करते हैं? यही काम करते हैं। ठीक है। सर सुनना, अगर मैं आपको करंट दूं आई, रेजिस्टेंस दूं आर, पोटेंशियल दूं वी, इससे पहले एक बात बताना मुझे, आपने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा पावर का। क्या फॉर्मूला होता है पावर का? वर्क डन अपॉन में टाइम। सर आपने पावर का एक फॉर्मूला पढ़ा है, 1/4 लेंथ। बेटा उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, वो लेंस के केस की है। सर हमने पावर का फॉर्मूला पढ़ा है वर्क डन अपॉन टाइम। सर वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ा है आपने? क्या होता है? वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सर इस वाले फॉर्मूले की बात भी नहीं करेंगे हम यहाँ पे। वर्क डन का इस चैप्टर में भी मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन, तो W इक्वल्स टू, अगर मैं यहाँ पे रिप्लेस करूँ तो V Q अपॉन में T इक्वल्स टू P। तो पावर का फॉर्मूला क्या हो गया? Q अपॉन T कुछ पड़ा था? I। पावर का फॉर्मूला क्या हो गया? एक पावर इक्वल्स टू VI। बेटा ये सेम नहीं है, पावर का फॉर्मूला है। इधर देखो, पावर इक्वल्स टू एक और फॉर्मूला हो सकता है आई स्क्वायर आर। तब पावर इक्वल्स टू एक और फॉर्मूला हो सकता है वी स्क्वायर बाय आर। तो ये कहाँ से आ गया? आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा, वी इक्वल्स टू आई आर। अगर मैं वी को रिप्लेस कर दूंगा इस वाले फॉर्मूले में तो क्या होगा? वी को अगर मैं रिप्लेस कर दूंगा इस वाले फॉर्मूले में तो क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर आर। और अगर आई को रिप्लेस कर दूंगा इस वाले फॉर्मूले में तो क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर बाय आर। तो आपको बेसिकली एक फॉर्मूला याद रखना है, बाकी आप डिराइव कर सकते हो। सर अभी आपने बताया कि पावर का एक फॉर्मूला होता है डब्ल्यू अपॉन टी। वर्क डन, यूनिट क्या होती है वर्क डन की? जूल। सर इसे हम, पावर की डेफिनेशन याद है किसी को? रेट ऑफ
वर्क डन, या फिर रेट चेंज ऑफ एनर्जी, एनर्जी भी बोला था। तो सर मैं पावर को ये भी लिख सकता हूँ क्या, एनर्जी अपॉन टाइम। सर यहां से एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा मेरा, पीटी। अभी जो हम सर्किट पढ़ रहे हैं उसमें एनर्जी किस तरह की मिल रही है आपको, हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, पीटी। सर पावर का फॉर्मूला अभी आपने बताया क्या, वी आई। तो हीट एनर्जी का एक फॉर्मूला क्या हो गया, वी आई टी। वी को रिप्लेस कर देंगे, क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी। अगर हम आई को रिप्लेस कर देंगे क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाय आर टी। तो ये आपके हीट के अलग अलग फॉर्मूले हो जाएंगे। सर सुनो, जो आपका ये वाला फॉर्मूला है वो यूज होता है कहाँ पे, जब आप पढ़ते हो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इंपॉर्टेंट है, अभी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में हीट का फॉर्मूला क्या यूज होगा, आई स्क्वायर आर टी। पावर का फॉर्मूला याद हुआ, पावर इक्वल्स टू वी आई। हीट इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम, या फिर आई स्क्वायर आर टी। बाकी आप फॉर्मूला ऊपर नीचे करके बना सकते हो। सर ये वाला फॉर्मूला कब यूज होगा, जब आपके डिवाइसेस किस में होंगे, सीरीज में। ये वाला कब यूज होगा, जब आपके डिवाइसेस किस में होंगे। सर ऐसा क्यों है, ओए, भूल गया मैं, ये देखो सर पैरेलल। सर सीरीज में होगा तो आई स्क्वायर आर टी, पैरेलल में होगा तो वी स्क्वायर बाय आर टी। सर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सीरीज में आपका करंट क्या रहता है, सेम रहता है, तो करंट में चेंजेस नहीं आएंगे। सर पैरेलल में क्या सेम रहता है, पोटेंशियल, पोटेंशियल में चेंजेस नहीं आएंगे, तो हम ये वाले फॉर्मूले यूज करते हैं। बाकी आपकी जिस तरीके की क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन होगी उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला देख सकते हो कि कौन सा आप लगाओगे। यहाँ तक समझ आया। सर ये फॉर्मूले नोट करने हैं, अभी थोड़ी देर में नोट करना। पावर का ये फॉर्मूला, और द एनर्जी सप्लाई टू द सर्किट बाय सोर्स इन टाइम टी इज पावर इनटू टाइम। पावर का फॉर्मूला था वी आई, तो हीट का फॉर्मूला हो गया वी वी आई टी। सर देखो, एच का फॉर्मूला एक और बताया था मैंने, आई स्क्वायर आर टी। इसी को क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इससे आपको क्या पता चला कि हीट एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर ऑफ द करंट। हीट एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस। हीट एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टाइम के। directly proportional to the square of the current, directly proportional to the resistance, directly proportional to the time for which the current flows through the resistor। तो ये आपका क्या है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। सर एग्जाम में पूछा जाता है, हाँ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो सर अब नोट क्या करना है, ये सारी थियोरी थी जो आपको समझ आनी चाहिए थी, समझ आ गई होगी आई होप। ये फॉर्मूलाज आपको अगर नोट करने हैं तो नोट कर लो, पावर के फॉर्मूलाज और हीट एनर्जी के फॉर्मूलाज। उसके बाद जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग नोट करेंगे। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग नोट करो, तीनों पॉइंट्स उसके और उसका फॉर्मूला। सुनो सर, हीट के फॉर्मूले समझ आ गए आपको, पावर के फॉर्मूले समझ आ गए। क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई करना जल्दी से। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी आंसर भी आएगा। आपको आंसर डेसिमल की 2 प्लेसेस तक छोड़ना है। सर देखना क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट द रेट ऑफ 840, मतलब ये क्या दे रखा है, पावर व्हेन हीटिंग एट मैक्सिमम रेट, एंड 360 व्हेन हीटिंग एट मिनिमम रेट। ये पावर मिनिमम की है, ये पावर मैक्सिमम की है। सर वोल्टेज कितना है दोनों में, 220 है। आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है, आई कैलकुलेट करना है और आर कैलकुलेट करना है। सर पावर का फॉर्मूला वी आई, पावर दे रखी है 840, वी कितना है आपका 220, डिवाइड कर दोगे क्या आ जाएगा, करंट। ये किसके केस में है, मैक्सिमम के केस में। मिनिमम के केस में क्या करोगे, 360 डिवाइडेड बाई 220, क्या आ जाएगा आपका, करंट। सर करंट आ गया, पोटेंशियल है, रेजिस्टेंस आ जाएगा। सर किस फॉर्मूले से, V इक्वल्स टू आई आर वाले फॉर्मूले से। आर निकालना है, आई निकाल चुके हो ऑलरेडी नीचे वाले केसेस में, V आपका 220 दे ही रखा है। सॉल्व करोगे आंसर आ जाएंगे आपके। फर्स्ट वाले केस में आई आ रहा है 3.82, रेजिस्टेंस आ रहा है 57.60,
सेकंड वाले केस में आई आ रहा है 1.64 और रेजिस्टेंस आ रहा है कितना, 134.15। चेक कर लो कैलकुलेशन एक बार। सर अगला क्वेश्चन देखना। 100 जूल ऑफ हीट, मतलब ये क्या दे रखा है, एच प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड, टाइम कितना है, 1 सेकेंड, इन 4 ओम रेजिस्टेंस आर दे रखा है। क्या फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस। सर एच इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी। सर एच कितना है 100, आर इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, वी स्क्वायर टाइम कितना है 1, तो ये कितना हो गया 400 इक्वल्स टू वी स्क्वायर, वी कितना हो जाएगा आपका 20 वोल्ट। ये आपका आंसर हो गया। जिसने करंट निकाला है, करंट आ रहा होगा आपका 5 एम्पियर, फाइनली आपका पोटेंशियल कितना आ जाएगा 20 वोल्ट। हाँ ठीक है। हाँ चलो सर आगे बताओ। अब हम आते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो हमने ऊपर डिस्कस किया था वही सेम है कि आप हीटिंग इफेक्ट को डे टू डे लाइफ में कहाँ कहाँ यूज करते हो। जब भी आपको ऐसे अप्लायंसेस यूज करने हैं जहाँ पे मेन इफेक्ट ही हीटिंग इफेक्ट आपको देखना है, वहां पे आप ऐसे मटेरियल यूज करोगे जिसका रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, जिससे क्या हो, हीटिंग इफेक्ट ज्यादा प्रोड्यूस हो। तो आपको यहाँ पे 2-3 मेटल मिलेंगे, मेनली आपको क्या मिलेगा, नाइक्रोम मिलेगा एक, एक मिलेगा आपको टंगस्टन। टंगस्टन कहाँ यूज होता है, एज अ फिलामेंट इन बल्ब यूज होता है। बाकी नाइक्रोम आपका कहाँ यूज होता है, जितने भी आपके हीटिंग अप्लायंसेस है उसमें यूज होता है। नाइक्रोम, NiCHROME। सर देखना, द जनरेशन ऑफ हीट इन अ कंडक्टर इज एन इनएविटेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीट जनरेशन किसी भी कंडक्टर के थ्रू इनएविटेबल कॉन्सिक्वेंस है, मतलब हीट तो जनरेट होगी ही होगी, चाहे आप बेस्ट कंडक्टर ले आओ चाहे आप वर्स्ट कंडक्टर ले आओ। बेस्ट कंडक्टर क्या है आपका इलेक्ट्रिसिटी का, सिल्वर। बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाँ, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं। सर देखना, सर अगर सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो हम वायर कॉपर की क्यों लगाते हैं। सबके घरों में होगा ना सिल्वर, तो सर महंगा बहुत है, एक्सपेंसिव है, हम रैशनल भी हैं। हाँ सर देखना, इन मेनी केसेस इट इज अनडिजायरेबल एज इट कन्वर्ट्स यूजफुल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। कई केसेस में जहाँ पे हीटिंग इफेक्ट होता है वो अनडिजायरेबल होता है, क्योंकि आपको मेन क्या काम करवाना है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक काम करवाना है, बट क्या करें, इनएविटेबल है। In electric circuits, the unavoidable heating can increase the temperature of the component and alter their properties. However, heating effect of the electric current has many useful applications, जैसे आयरन में, टोस्टर में, अवन में, इलेक्ट्रिक केटल में, इलेक्ट्रिक हीटर में। ये सारे कुछ डिवाइसेस हैं जहाँ पे आपका हीटिंग इफेक्ट ही काम करता है और वही आपका मेन पर्पस भी है। Electric heating is also used to produce light, as in an electric bulb. Here, the filament must retain as much of heat energy generated as possible so that it gets very hot and emits light. It must not melt with high temperature. A strong metal with high melting point, such as tungsten, used in bulb for making its filament. आपने देखा होगा पुराने वाले जो 100 वाट के बल्ब आते थे, येलो कलर की जो लाइट देते थे, उसके बीच में फिलामेंट फिलामेंट होता था, वो किससे बना होता था, टंगस्टन से। The filament should be thermally isolated as much as possible using insulating support, etc. The bulbs are usually filled with chemically inactive nitrogen and argon gases to prolong the life of the filament. फिलामेंट की लाइफ बढ़ाने के लिए आप उसके अंदर कुछ गैसेस ऐड ऑन कर देते थे। जो ग्लास आता था, ग्लास का बल्ब है, ग्लास के बल्ब के अंदर आप कुछ गैसेस मिक्सअप कर देते। कौन कौन सी गैसेस होती थी वो, नाइट्रोजन और आर्गन। जिससे क्या होता था, जो फिलामेंट है उसकी लाइफ क्या हो जाती थी, इंक्रीज हो जाती थी। आपने देखा होगा अगर आप उसको बल्ब को तोड़ दो,
गैस रिलीज कर दो, तो उस केस में क्या होगा, आपका जो फिलामेंट है वो ज्यादा देर तक टिक चलता नहीं है। Most of the power consumed by the filament appears as heat, but a small part of it is in the form of light radiated. Sir, another common application of Joule's law of heating is the fuse. हाँ सर, ये देखो, अब हम किसकी बात करेंगे, फ्यूज की। सर फ्यूज हम कहाँ लगाते हैं, आपके इलेक्ट्रिक सर्किट्स में लगाते हैं। सर किस लिए लगाते हैं, एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक करंट चाहिए होता है आपके अप्लायंस को। मान लो किसी अप्लायंस को करंट चाहिए कितना, 4.5, और इसके थ्रू करंट पास हो जाए कितने का, 10 एम्पियर का, तो क्या अप्लायंसेस खराब होने के चांसेस है। उसकी रिक्वायरमेंट है 4.5 की, आप उसमें से 10 एम्पियर का करंट पास कर रहे हो, अप्लायंस खराब होने के चांसेस है। तो हम क्या लगा देते हैं, उस सर्किट में फ्यूज लगा देते हैं। मान लो 4.5 चाहिए, तो हम 5 एम्पियर का क्या लगा रहे हैं, फ्यूज, के 5 एम्पियर से ज्यादा करंट आए तो फ्यूज मेल्ट हो जाए, कनेक्शन ब्रेक हो जाए, आपका अप्लायंसेस क्या रहे, सेफ रहे। सर दोबारा बताओ क्या कह रहे हो। आपका एक सर्किट है, उस सर्किट में आपने लगा दिया एक अप्लायंस जिसकी रिक्वायरमेंट है करंट की कितनी, 4.5 एम्पियर की, और उसके साथ आपने कनेक्ट कर दिया फ्यूज कितना, 5 एम्पियर का। अब मान लो इसमें से करंट फ्लो कर रहा है कितना, 4.7, तो फ्यूज कहेगा चलो जाने दो जाने दो, 4.7 है ना, विद इन द लिमिट है, कोई दिक्कत नहीं है, 4.5 में 4.7 आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, अब करंट आ गया एकदम से 15 एम्पियर, इसकी बोलती बंद हो जाएगी। कह रहे मैं तो 5 एम्पियर झेल सकता हूँ, ये 15 आ गया, ये फट जाएगा, मतलब इसके अंदर की जो वायर है वो क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। जैसे ही वायर मेल्ट हुई, कनेक्शन क्या हो गया, ब्रेक। कनेक्शन ब्रेक हुआ, करंट आगे पास ही नहीं करेगा क्योंकि कनेक्शन ही नहीं है, स्विच ऑफ की कंडीशन आ गई ना ये। मेल्ट वाला समझ नहीं आया। ये स्विच है, मतलब ये फ्यूज है, फ्यूज के अंदर क्या लगी हुई है, एक वायर लगी हुई है, जो क्या कर रही है, इस कनेक्शन को पूरा कर रही है। करंट ज्यादा आने की वजह से ये वायर क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है। ओए, अब ये कनेक्शन क्या हो गया, ब्रेक हो गया, क्योंकि बीच में जो वायर थी वो मेल्ट हो गई है, कनेक्शन ब्रेक हो गया, अब आगे करंट जा ही नहीं पाएगा क्योंकि कनेक्शन ही पूरा नहीं है, तो आपके अप्लायंसेस बच जाएंगे। बस ये कह रहा है वो, नहीं करेगा क्योंकि करंट ही पास नहीं हो रहा। क्यों लगाना है, हाँ, खराब ना हो जाए, हाँ। सर अब सुनना, it protects the circuit and appliance by stopping the flow of any unduly high electric current. The fuse is placed in series with the device. It consists of a piece of wire made of metal or an alloy of appropriate melting point. Example, एल्यूमिनियम की वायर हो सकती है, कॉपर की हो सकती है, आयरन की हो सकती है, लेड की हो सकती है, एक्सेट्रा। इफ अ करंट लार्जर देन द स्पेसिफाइड वैल्यू, जो आपकी स्पेसिफाइड वैल्यू थी उससे ज्यादा अगर करंट आ जाता है, तो टेम्परेचर राइज होगा फ्यूज का, और मेल्ट, फ्यूज क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, और सर्किट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। फ्यूज मेल्ट होगा, सर्किट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो फ्यूज वायर इज यूजुअली encased with in the cartridge of porcelain or similar material with metal ends. The fuse used in domestic purpose 1 एम्पियर के, 2 एम्पियर के, 3 एम्पियर के, 5 एम्पियर के फ्यूजेस यूज करते हैं। सर एक केस देखना, एक इलेक्ट्रिक आयरन है जिसकी पावर कंजम्पशन कितनी है, 1 किलोवाट, पावर कंजम्पशन कितनी है, 1000 वाट, वोल्टेज कितना ऑपरेट करते हैं आप जो घर में आता है, 220। अब मुझे एक बात बताओ, इसको करंट कितना चाहिए, पावर आपको दे रखी है, और आपको क्या दे रखा है, पोटेंशियल, क्या निकालना है, करंट निकाल सकते हो। सर कैसे निकालेंगे, पावर इक्वल्स टू VI, पावर कितना है, 1000, पोटेंशियल कितना है, 220, इंटू करंट, जीरो से जीरो कैंसिल हुआ, तो 100/22 क्या आ गया आपका, करंट। बताओ कितना आएगा, 100/22 कितना आएगा, 4.54। अब अगर जो इलेक्ट्रिक आयरन है उसकी करंट की रिक्वायरमेंट कितनी है, 4.54 एम्पियर, तो इसमें आप फ्यूज कितने का लगाओगे, फ्यूज हमेशा इससे ज्यादा होना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। फ्यूज हमेशा जितनी, हाँ, हाँ 6 का लगा लो। सर फ्यूज हमेशा जितनी करंट की रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा होना चाहिए। अगर मान लो आपने इसमें लगा दिया फ्यूज कितने का,
4 एम्पियर का। 4 एम्पियर से ज्यादा करंट हुआ, ये फ्यूज मेल्ट हो जाएगा, कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा। और उसकी रिक्वायरमेंट कितनी की है? 4.54। तो अप्लायंस काम ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो सुनो, अ करंट of 4.54 ampere will flow in the circuit. In this case, a 5 ampere fuse must be used. सर, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का क्या? इलेक्ट्रिक पावर। सर अभी तो पढ़ा है पावर हमने, क्या होता है? वी आई। ये देखो पावर वी आई, उसके अलग अलग फॉर्मूले जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए थे। अगर इसकी एसआई यूनिट की बात करें, क्या होती है? वॉट। 1 वॉट क्या होगा? 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। सर, वॉट क्या है? बहुत छोटी यूनिट है, लेकिन जो आप घरों में यूज करते हो उसे हम, आपने घरों में सुना होगा कि कितने यूनिट आपने कंज्यूम कर दिया इलेक्ट्रिसिटी में, ये सुना है? इसे क्या बोलते हैं? 1 कमर्शियल यूनिट। 1 किलोवाट आर होता है वो। सर 1 किलोवाट आर का मतलब 1 किलोवाट में कितने वॉट? 1000। और आर कितने? 3600 सेकेंड्स। आप इसे मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 36, 1 2 3 3 3। क्या? वॉट सेकेंड क्या होती है मतलब? जूल। तो इसे अगर स्टैंडर्ड करें 3.6 इंटू 10 तो 1 यूनिट में कितनी एनर्जी कंज्यूम होती है? 3.6 इंटू 10 6 जूल। इसी को क्या बोलते हैं? कमर्शियल यूनिट। सर, ये कमर्शियल यूनिट नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ आज की क्लास समाप्त।